भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप सबका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड स्पेशल पीजीटी, झारखंड पीजीटी स्पेशल पढ़ रहे हैं और लगभग 4 ग्रंथ आपका समाप्त हो गया है, नियम वाइज क्रम वाइज। ठीक है। जैसे कठोपनिषद हुआ और आपको बता दें श्रीमद् भगवत गीता, स्वप्नवास दत्तम, और उसके बाद आपको एक क्या कहते हैं ऐसे कहने का मतलब 4 ग्रंथ समाप्त हो गया है। ठीक है। और यह 5वां ग्रंथ आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है। सिर्फ चतुर्थ अंक पढ़ाया जाएगा, लेकिन सामान्य जानकारी अवश्य होनी चाहिए आपको। इसीलिए मैंने सोचा कि शुरू से भूमिका थोड़ा सा एक भाग कम से कम नहीं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। हमें लगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है और तो इसीलिए यह आवश्यक नाते से मैंने सोचा कि यह बताया जाए। चलिए भूमिका देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम आपके पास अगर बुक होगी ठीक है, नहीं तो कपिल द्विवेदी से मेरा चल रहा है। ठीक है। आप कपिल द्विवेदी से बुक आप ले लीजिएगा, आप पढ़ लीजिए। चतुर्थंक कोई भी राइटर को होनी चाहिए, मैटर सब एक ही है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। नाटक का महत्व। नाटक पढ़े नहीं चल रहे हैं तो नाटक का महत्व अवश्य होनी चाहिए। नाटक का क्या महत्व है? अब देखिए, संस्कृत साहित्य शास्त्रियों ने काव्य के 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में विभक्त किया है, 2 भागों में विभक्त कर दिया है। एक पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य मतलब जो हम देखते हैं, अभिनय होता है उसका, और अभिनय होता है, रंगपंच होता है उसका, हम देख करके अनुभव करते हैं, उसके बाद वह दृश्य काव्य है। दूसरा आपका श्रव्य काव्य है। श्रव्य मतलब हम सुनते हैं, श्रव्य मतलब सुनते हैं। ठीक है। चलिए अब हम दोनों के विषय में जानकारी ले लेंगे। ठीक है। दृश्य काव्य क्या है और श्रव्य काव्य क्या है। श्रव्य का मतलब हम सुनते हैं, कहानी बहुत बड़ी बड़ी होती है, कहानियों के माध्यम से हम बहुत कुछ जानते हैं। अब पहले देखेंगे काव्य के 2 भेद हैं। ठीक है। पहला काव्य है हेडिंग, दूसरा है श्रव्य काव्य। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। यह आपको पता लग रहा हो तो इसको श्रव्य काव्य कर दीजिएगा। अब जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इधर हम थोड़े सुविधा के नाते से श्रव्य वाला पहले लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य, काव्य का मतलब पढ़ा जाता है, दृश्य माने देखा जाता है, देखने वाला काव्य। अब दृश्य काव्य में 3 भेद हैं और श्रव्य काव्य में 3 भेद हैं। पहला आपका है गद्य, दूसरा है पद्य, तीसरा है चंपू। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से ही उठेगा, काव्य के कितने भेद हैं? अभी आपको 2 भेद मिलेगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है। काव्य के, ठीक है, और इतिवृत्ति के अनुसार 3 भेद हैं। अभी उसका दूसरा है, लेकिन काव्य के कितने भेद हैं? 2। एक है श्रव्य, दूसरा है दृश्य। अब श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, एक गद्य है, एक पद्य है, एक चंपू है। ठीक है। अब गद्य तो आप जान ही रहे हैं, गद्य में होता है, पद्य में होता है, चंपू भी बता देंगे। ठीक है। जो भाई बहन नहीं जान रहे हैं उनके लिए तो जानना अति आवश्यक है। गद्य को हम देखते हैं 2 भागों में है, एक होती है कथा, एक होती है आख्यायिका। ठीक है।
एक होती है कथा और दूसरी होती है आख्यायिका। अब कथा क्या है जानते हैं? अब जान लीजिए कथा आपका आप कथा देख लीजिए कादम्बरी। कादम्बरी, अब ये तो कथा है। कादम्बरी का मेन जो है, जो वक्ता है तोता होता है, वही वक्ता मेन होता है, राजा से कहता रहता है। हाँ ठीक है, नहीं तो मेन जो ऋषि के पास जो कहता है वही मेन है। ठीक है। चलिए आख्यायिका है आपका, जान लीजिए हर्षचरितम। हर्षचरितम, चरितम मान चलिए। हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका है। आख्यायिका और जो है कथा सब एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कादम्बरी में जो होता है कवि कल्पित होता है, कवि कल्पित होता है। कथा जो होती है, कादम्बरी का भी कल्पित है ही, लेकिन आख्यायिका जो है किसी राजा या किसी की कहानी रहती है। ठीक है। यह 7 या 8 उच्छावासों में है, शायद 8 उच्छावासों में है का, उच्छावासों में। कादम्बरी तो जान ही रहे 3 जन्मों की कहानी है, ये कथा है और ये आख्यायिका है, आख्यायिका। ठीक है, इसके विषय में अभी बाद बात होगी। और यही जानते रहिए कथा क्या है, आख्यायिका क्या है। गद्य के कितने भेद हैं? अलग से आएगा क्वेश्चन। 2 भेद हैं, एक होता कथा, दूसरा होता आख्यायिका। यहाँ भी नंबरिंग करते रहिए, एक कथा, दूसरा आख्यायिका। ठीक है। अब पद्य के देखते हैं कितने भेद हैं। पद्य के भी 2 भेद हैं। पहला है आपका प्रबंध, दूसरा है मुक्तक। प्रबंध में जान लीजिए 2 आते हैं, एक होता है महाकाव्य, दूसरा होता है खंड काव्य। ठीक है। अब इसमें महाकाव्य में 2-3 आता है, जैसे रघुवंशम है, रघुवंशम, वंशम पहला है। दूसरा आपका है कुमार किरातार्जुनीयम, मान के चलिए किरातार्जुनीयम, ऐसे ऐसे छोटा छोटा लिख लीजिए। तीसरा आपका है रघुवंशम, कुमार संभवम ले लीजिए, कुमार लिख दीजिए, कुमार संभवम। ठीक है। अब खंड का आप जान रहे हैं, आप मेघदूतम से बढ़ के अच्छा खंड काव्य कोई है ही नहीं। मेघदूतम 2 खंडों में विभक्त है, इसी को खंड काव्य कहते हैं। एक ही जगह का, एक ही स्थान का, एक ही लोक का वर्णन अगर पूरे कहानी भर में हो, उसी को खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य जान रहे हैं 8 अंक से लेके 18, 20, 25 जो भी अंक आए, लेकिन 8 अंक से कम नहीं होने चाहिए, उसी को महाकाव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य क्या कहते हैं? प्रबंध हो गया, ये तो मुक्तक। देखिए मुक्तक तो अपने आप में हर श्लोक मुक्त रहे, उसी को कहते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य का उदाहरण मेन है, आप देखेंगे नीति शतकम जो चल रहा है अभी 5 बजे क्लास में, टीजीटी यूपी टीजीटी, नीति शतकम, शतकम। ठीक है। नीति शतकम में देखेंगे सभी मुक्तक काव्य है, हर श्लोक मुक्त है, एक श्लोक से कोई मतलब नहीं लेना देना। लेकिन महाकाव्य में ऐसा नहीं होता है, जान लीजिएगा। और खंड काव्य में भी ऐसा नहीं होता। प्रबंध में कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है। एक श्लोक अगर छूट गया ना, तो उसका तारतम्य अगले श्लोक में मिलना चाहिए, तभी महाकाव्य हो पाता है। चाहे 8 अंक हो, चाहे 10 अंक हो, चाहे 18 अंक हो, चाहे 19 अंक हो, चाहे जो भी अंक हो, सब इसको जान लीजिए एक श्लोक दूसरे श्लोक से मैच खाता हो,
अगली अगर एक श्लोक छूटा है तो उसका कहानी का तारतम्य नहीं मिल पाएगा, जान लीजिएगा। लेकिन खंड काव्य में आप समझ लीजिए, खंड काव्य में आपको भी एक श्लोक दूसरे श्लोक से मिलाकर चलना पड़ेगा। इधर आपका मुक्तक काव्य है, मुक्त होता है, अकेले में स्वतंत्र होता है। कोई भी श्लोक कहीं से पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मिला के चलना पड़ता है। यही पद्य में दो भेद हैं। अब पूछेगा गद्य के कितने भेद हैं? कथा आख्यायिका। पद्य के कितने भेद हैं? प्रबंध मुक्तक, दो भेद हैं। प्रबंध के कितने भेद हैं? तो महाकाव्य और खंड काव्य, दो भेद आप बताइएगा। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी, हमें आशा है। ठीक है, इसको बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा, फर्स्ट क्लास लिखते चलिएगा। अब तीसरा आपका चंपू, गद्य काव्य हो गया, गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य। चंपू का मतलब होता है चंपू। चंपू आप समझ लीजिए, नल चंपू, नल चंपू, नल चंपू कहने का मतलब है, नल चंपू का मतलब है 50% गद्य और 50% पद्य मिला रहता है, इसी को चंपू कहते हैं। ठीक है, इसी को चंपू काव्य कहते हैं। अब एक गद्य की बात हो गई, एक पद्य की बात हो गई, लेकिन चंपू काव्य में 50% आपको काव्य मिलना चाहिए, गद्य कहने का मतलब गद्यांश, और 50% काव्यांश मिलना चाहिए, काव्य मिलना चाहिए, कहने का मतलब श्लोक मिलना चाहिए। नहीं तो नल चंपू का उदाहरण आप देखेंगे, मेरे पास बुक भी है, अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है। पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अवश्य होनी चाहिए, हमें आशा है। ठीक है, और इसी प्रकार से बहुत से चंपू हैं। मदलसा चंपू है, ठीक है, भगवत चंपू है, ठीक है, और रामायण चंपू है, मदलसा चंपू है, जीवन धर चंपू है, बहुत से चंपू हैं। मदलसा ले लीजिए, मदाल चंपू, बहुत से चंपू हैं भैया। दूसरा हो गया है जीवनधर चंपू, ठीक है, रामायण चंपू, मायड़ चंपू, ठीक है, यशस्ति चंपू, यशस्ति चंपू, और भगवत चंपू, कीर्त कौमुदी, उदय सुंदरी कथा, ये सब भारत चंपू, नीलकंठ विजय, बहुत चंपू है भैया। चलिए ठीक है, अभी आपको मैं दिखाने चल रहा हूँ, ये आप जान लीजिए। ये जान लीजिए कि बहुत थोड़ा सा ये आपको देख लीजिए, आपको हम देख लीजिए। अब देखिए, ये आपका गद्य में है, ये आपका पद्य में होगा, पद्य में है, ठीक है, पद्य में है, और इधर आप देखेंगे सब पद्य में है, इधर पद्य में है। जैसे कुछ क्षण जाएंगे आप तो कुछ देर के बाद आपको तुरंत गद्य में मिलेगा, अभी नहीं। 15 श्लोक हो गया। अब देखिए यहाँ से कवि का वर्णन है ना, पद्य में है, गद्य में, फिर कुछ आया, फिर यहाँ झोंके हैं, देखिए आर्यावत का वर्णन, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए 50% गद्य, इसको बहुत कम लोग जानते होंगे चंपू के विषय में, हमें आशा है, लेकिन आज से जान लीजिए चंपू काव्य है 50% गद्य का, 50% गद्य का मिश्रण होता है, तो उसी को चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे, हमें आशा है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डिफ़िकल्ट है। चलिए अब हम श्रव्य काव्य तो हो गया, सुनने वाला, सुनने का मतलब पढ़ कर के सुनो, चाहे जान कर सुनो, चाहे
अपने आप स्वयं पढ़ो या पढ़वाओ या किसी के द्वारा सुनो, ठीक है। लेकिन अब हम दृश्य काव्य के विषय में चलते हैं। दृश्य काव्य क्या है? दृश्य काव्य आपका रूपक होता है, दूसरा उपरूपक होता है, ठीक है। दृश्य मतलब जो देखते हैं हम, जैसे जो देखते हैं हम, तो हम दृश्य काव्य के नाम से जानते हैं। और रूपक के जान लीजिए 10 भेद हैं, 10 भेद रूपक के, और उपरूपक के 18 भेद हैं, ठीक है, 18 भेद हैं, ठीक है। इसको उपरूपक कहते हैं। चलिए, रूपक के पहला भेद में आप मिलिए। सबसे पहले आपका नाटक है। नाटक, नाटक आप समझ लीजिए 5 से 10 अंक माना जाता है। 5 से 10 अंक ऐसे कंपिए या किताबिए लिख लीजिए, अंक यहाँ लिख दीजिए, अंक ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रकरण है। प्रकरण, प्रकरण है। प्रकरण तो 10 अंक होता ही है, इसको जो है 10 अंकों में होता है, ठीक है। प्रकरण आपका 10 अंक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद भाण है। भाण है, भाण का अंक है 1 अंक है, बराबर 1 अंक। उसके बाद आपका व्यायोग है। व्यायोग है, ये कितने का अंक है? 1 अंक है। अंकवा ऐसे लिखते चलिए, नहीं तो 1 अंक ए भी है, कहने का मतलब इधर कर दीजिए। उसके बाद 5वां आपका है समवकार। समवकार, बहुत गर्मी है। समवकार, समवकार आपका 3 है, 3 अंकों को होता है। और डिम है। डिम आपका डिम है 4 है, 4 अंकों का होता है। इहा मृग, इहा मृग, इहा मृग आपका है 4। यह मृग 1/4 समझ लीजिए, ठीक है। कभी 1 होता है तो कभी 4 हो जाता है। और अंक, अंक आपका कई अंक है? 1 अंक है, ठीक है, 1 अंक है। और आपका बीथी, बीथी आपका समझ लीजिए 1 अंक है। और प्रहसन, प्रहसन 1 अंक है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, हाँ, रूपक जो है 10 भेद होते हैं। नाटक 5 से 10 अंक माना जाता है। लेकिन अगर प्रकरण रहेगा, अगर प्रकरण है, जैसे आपको बता दें, नाटक तो मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तर रामचरितम है, बहुत से ऐसे नाटक हैं। लेकिन प्रकरण आपको मृद शकटिकम है, आप बहुत बढ़िया उदाहरण है, 10 अंकों में विभक्त है, ठीक है। भाण आपका 1 अंक मिलेगा, हाँ। व्यायोग आपका 1 अंक मिलेगा। समवकार 3 अंकों में है। डिम 4 अंकों में है। इहा मृग 1 या 4, 1/4 जिसको कहते हैं। अंक 1 अंकों में है। बीथी 1 अंकों में है। प्रहसन 1 अंकों में है। कहने का मतलब है आपको यही 3 ये याद कर लेना है, और बाकी ये दोनों याद ही है, जान लीजिए। नाटक तो जान ही रहे 5 से 10 अंक होता है। प्रकरण सिर्फ 10 अंक वाली होता है, जान लीजिएगा, ठीक है। लेकिन समवकार, समवकार में आप जान लीजिए 3 अंक होता है, थोड़ा सा यही याद कर लीजिएगा। उसके बाद डिम डिम डमरू 2 2 4, 2 इधर डमरू 2 इधर, 2 2 4 अंकों में होता है। यह मृग, यह मृग के जान लीजिए 4 जो है पैर, 1 पूँछ, क्या होगा? यह मृग, यह मृग 4 पैर 1 पूँछ, कभी 1 अंक कभी 4 अंक माना जाता है, ठीक है। अब और बाकी सब 1 1 1 1
अंक, व्यायाम, भाण और अंक और बीथी और प्रहसन, यह पांचों मान के चलिए आपका जो है 10 एक अंकों में होता है। आप याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा बढ़िया सा। चलिए ठीक है, आपको नाटक 5 से 10 अंकों में, प्रकरण 10 अंकों में, भाण नहीं, इसको आ जाइए, समवकार 3 अंकों में, समवकार, सम से सम मीन बराबर है क्या, वकार तीनों ले लीजिएगा या इसको, सम मीन बराबर है क्या, बराबर है, वकार बराबर है, 1 2 3 अंक हो गया, 3 है। डिम डमरू बजा, 2 2 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यह मृग के 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, 5 अंक हो गया। 5 अंक नहीं, कभी 4 कभी 5, इस टाइप होता है, कभी 5 नहीं, कभी 4 कभी 1। अंक 1 अंक होता है बीथी, 1 अंक प्रहसन, 1 अंक भाण, 1 अंक व्यायाम, 1 अंक, ये पाँचों आपके हो गया जो है रूपक के भेद। रूपक, अब उपरूपक क्या है, 10 तो ये है, 18 कहाँ से आ जाएगा, ये भी जान लीजिए, आप समझ लीजिए। इसको जान लीजिए, नाटक हो जाएगा, यहाँ ले लीजिए नाटिका, फर्स्ट क्लास लिख लीजिए नाटिका। नाटिका जानते हैं कितने भेद होती है, 1 या 2 3 4 अंक अंदर ही रहेगा, जान लीजिएगा। नाटक अगर 5 अंक से शुरू हो रहा है, 10 अंकों में हो है, तब तो नाटक है। अगर 1 अंक से लेकर 4 अंक तक है अगर, तो ये वाली लाइन में तब आपका नाटिका हो जाएगी, ठीक है। नाटिका, प्रकरण, प्रकरणिका, प्रकरणिका का, और भाण भाणिका, व्यायाम, समवकार, ढिम, ये सब आपके जो 10 है ही, यही में 8 और निकाल लीजिए, हो गया 18, जान लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखेंगे, अब हो गया भाणिका, व्यायोमा, योगी, समवाकार, डिम, इहा मृग, बीथिका, ऐसे प्रहसनिका, इस टाइप आप 18 मतलब 8 निकालेंगे, 2 छोड़ेंगे तो हो जाएगा, 10 ही ले लेंगे, 8 ले लेंगे, हो जाएगा 18 भेद। वैसे 18 भेद इतने पूछा जाता, उपरूपक के कितना भेद हैं, तो आप बता दीजिएगा। उपरूपक के 18 भेद हैं, रूपक के कितने भेद हैं, 10 हैं, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं, प्रकरण कितने अंक होता है, भाण कितने अंक होता है, व्यायाम कितने अंक होता है, समवकार कितने अंक होता है, इसमें अंकों की संख्या भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर इसको लिखना है तो आगे हम आपको लिखवा दें नाटक क्या है और क्या नाम का है, भाण कितने अंक है, ठीक है, अभी हम लिखवा दे रहे हैं। हाँ इसको देखेंगे, अब आपको समझ लीजिए, अभिज्ञान यहाँ ले लीजिए, अभिज्ञान ले लीजिए, अभिज्ञान, इसका उदाहरण दे रहे हैं हम, उसको तो उपरूपक का हो गया 18 भेद, ठीक है। अभिज्ञान और उत्तर रामचरितम ऐसे लिख लीजिए। प्रकरण मृच्छ सकटिकम, ठीक है, 10 अंकों में यह विभक्त है मृच्छकटिकम। आप देखेंगे मालती माधवम, मालती माधवम भी, मालती माधवम आपका विभक्त है। भाण आप देखेंगे लीला मधुरकम,
लीला मधुरकम, ठीक है, एक अंकों में विभक्त है, आप समझ लीजिए। और श्रृंगार शेखर और भी है। सौगंधी आपको हो जाएगा सौगंधी हरणम, सौगंधी का हरणम, सौगंधी का हरणम, ये आपको लिख रहे हैं। समोकार क्या है? समोकार में ए 3 अंक है। समुद्र मंथनम, 12 नायक हैं। समुद्र मंथनम ये आपका हो गया, और 12 नायक हैं इसमें, 12 नायक जान लीजिएगा। और डिम क्या है? डिम देख लीजिए, डिम आपको त्रिपुरदाह, त्रिपुरदाह डिम आपका हो गया। 16 नायक हैं इसमें, नायकों की संख्या भी है, ठीक है। और डिम हो गया। इहा मृग देखिए, इहा मृग कुसुम शेखर विजयम, कुसुम शेखर विजयम, ठीक है, कुसुम शेखर विजयम। अंक क्या है? अंक का है शर्मिष्ठा ययात, कहानी आप सुने होंगे, शर्मिष्ठा ययात, ययात। और आप बीथी के देखिए, बीथी का मालविका, मालविका नाटक है, ठीक है। बीथी हो गया। प्रहसन देख लीजिए, कंदर्प केली, कंदर्प केली, ठीक है। और नाटिका आप समझ लीजिए, नाटिका रत्नावली है, षट्क कर्पूर मंजरी है। इस टाइप आपके 10 भेद रूपक के हो गए हैं। और उसके बाद चलिए अब अगला भेद है आपका जो है नाटक का जो है। चलिए उत्पत्ति कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुआ, अगला अंग, ठीक है। हाँ, अगला है नाटकों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। हाँ, नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। अब इसमें आप पहले, सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद संवाद, सब लोग अपना अपना इसमें क्या किया गया है, ऋग्वेद संवाद। और यजुर्वेद अभिनय से संबंधित है, अभिनय। सामवेद गान और अथर्ववेद रस का निरूपण किया था, ठीक है। यह जो नाटक की उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से संवाद की उत्पत्ति हुई है, और यजुर्वेद से अभिनय की उत्पत्ति हुआ है।
सामवेद से गान की उत्पत्ति हुई, अथर्ववेद से रच की उत्पत्ति हुआ है। इतना तो उत्पत्ति आपको हुआ है। अब देखिए, भरत मुनि ने कथन को यदि स्थूल रूप से माना है, पेज नंबर 2 अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए 4 तत्वों की कह रहे हैं भरत मुनि आवश्यकता होती है। भरत मुनि जो है, भरत मुनि नाटक के मुख्य माने जाते हैं, नाट्य कला को। ठीक है, ये कह रहे हैं भरत मुनि स्थूल भाग लिया है। नाटक के 4 तत्व बताने की आवश्यकता है। संवाद हो गया, संगीत गीत हो गया, अभिनय हो गया, रस, ये चारों तत्वों को वेदों से प्राप्त होते हैं। उसी का आधार पर ये नाट्य बनाया गया। चारों वेदों से नाटक की उत्पत्ति माना जाता है। सर्वदा बोधिगम्य है। ऋग्वेद से संवाद सूक्त की प्राप्ति होती है और यम यमी सूक्त प्राप्त होता है ऋग्वेद से ही। जान लीजिए, सूर्य के पुत्र यम यमी हैं। कौन है? सूर्य के पुत्र हैं यम यमी। सूर्य के पुत्र जो है यम और यमी। ठीक है, और पुरूरवा और उर्वशी की कहानी मिलती है ऋग्वेद से ही। पुरूरवा उर्वशी की कहानी मिलती है। पहला हो गया, पहली कहानी मिली ऋग्वेद से, कई मिले हैं। यम यमी हो गया, यम यमी की कहानी जान लीजिए, यम यमी पहला, और दूसरा आपका पुरूरवा उर्वशी हो गया, और शर्मा पाणी हो गया। शर्मा पाणी संवाद, ये सब मिलता है ऋग्वेद से। और इंद्र मारुत संवाद, इंद्र मारुत संवाद 4। पांचवा आपका है इंद्र मारुत का संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, ये सब ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। और इंद्र इंद्राणी संवाद, ये सब आपको ऋग्वेद से प्राप्त हो रहे हैं। और अगस्त लोपा मुद्रा, अगस्त लोपा मुद्रा, ये सब कहानियाँ आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, आज भी कहानियाँ यह नाट्य उपयोगी हैं और यह बहुत सुंदर देवताओं के द्वारा यह नाट्य उपयोगी जो है। और सामवेद जो है संगीतमय माना जाता है। सामवेद क्या है? सामवेद जो है, सामवेद संगीतमय माना जाता है। संगीतमय वेद है। कहाँ गया? एक गान के लिखा गया है ना, तो वही सामवेद से ही गान मिलता है। और बातें तो ठीक है। अब अंश इसके बाद जो है पुरस्कृत किए जाते हैं कुछ पश्चातकाल विद्वान हैं, जैसे प्रोफेसर रिजवे के अनुसार। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आज यहीं तक होगा। कल इसके आगे हम बताएंगे नाटकों की उत्पत्ति में डॉक्टर रिजवे का क्या सहयोग था, डॉक्टर प्रोफेसर हीलैंड का क्या प्रोफेसर था, प्रीशेल का क्या था। उसके बाद जो है यह सब जो है सब बताने का प्रयास होगा। और उसके बाद आपका तीसरा आ जाएगा नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा। ठीक है, वस्तुनेता कथा इस टाइप है। सब ठीक है। चलिए आप लोग देखते रहिएगा। हाँ, इतनी देर वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया, इसीलिए जो है इसी द एंड कर दे रहे हैं। संगीतमय, यहाँ थोड़ा सा बूंदी रख देना चाहिए, संगीतमय वेद है। अब जान लीजिए ये सब आपका सब ये सब कुछ न कुछ जो है, कुछ जो है यम यमी के सिद्धांत चाहे हो पूर्वरवा, उर्वशी, शर्मा पाण, इंद मारुत, ये सब शाम ऋग्वेद से मिलता, ऋग्वेद से ही मिलते हैं कहानी है। ठीक है, चलिए अब कल हम फिर बताएंगे, इसी का अगला भाग देखेंगे। और आप लोग अभी ज्ञान पढ़ रहे हैं, चतुर्थ अंग विदाई पढ़ेंगे, और इसके थोड़ा सा नाटक की उत्पत्ति कैसे हुआ, नाटक विकास कैसे हुआ, कौन कौन इसमें सहयोग दिए, कौन कौन प्रोफेसर राइटर, सब थोड़ा बता दें, उसके बाद तो चलना ही चलना है। ठीक है, बहुत शॉर्टकट बताएंगे, जो बताएंगे सॉलिड बताएंगे, चाहे सूक्त वाक्य में ही भी सब ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, जो सूक्त वाक्य है उसी का निरूपण करके उसी को हम व्याख्या बढ़िया से बता देंगे और क्लियों के माध्यम से याद करा देंगे, झंझट खत्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उत्तर रामचरित्र पढ़ाना है। ये दोनों ग्रंथ जान लीजिए, 48 उसमें 22 इसमें जान लीजिए। 48 22 कितना हुआ, 4 48 50 2 70 हो गया, 70 श्लोक इसमें का है, और व्याख्या जो है ये। ठीक है, इसीलिए बहुत बड़ा बन जाएगा, कोई बहुत मतलब नहीं है। जो आपके पास इम्पोर्टेंट है उसको इसमें आपको अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इतनी देर वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, नए हों तो भाई अवश्य सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।